इंटरेस्टिंग ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। कुछ जादुई ऐसी दवाइयों की चर्चा हम कर रहे थे जो कि जादुई ढंग से हमारी शरीर में हुई समस्याओं का निवारण करती या बीमारी को ठीक करती। इसी कड़ी में जो ये सीरीज़ हम शुरू किए थे डी फार्मा को टारगेट करके, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसको मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। ये वीडियो डी फार्मा फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, यानी कि आप जब फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर पास करके लाइसेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि बिना लाइसेंस का तो शायद ही कोई डी फार्मा कर रहा हो, तो उस समय जब MCQ एग्ज़ाम होंगे ये वीडियो तब भी आपके काम आएगा। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड बी विथ मी। ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS। एक्चुअली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ाई जाती थी, अब केवल फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। शायद ऐसा कुछ हुआ है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दो पार्ट में अब केमिस्ट्री डिवाइडेड है। एक पार्ट जाता है इनऑर्गेनिक पार्ट को और दूसरा पार्ट जाता है ऑर्गेनिक पार्ट को। ऑर्गेनिक पार्ट के दौरान में कुछ चीज़ें सिलेक्टिव कर दी हैं हमारे नए एजुकेशन रेगुलेशन ने, या ऐसा कह लीजिए कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम के सिलेबस में, सरल भाषा में यदि मैं कहूँ तो भैया आपको केमिस्ट्री में सब क्लासेस पढ़नी है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये कुछ कैटेगरीज होंगी। इन कैटेगरीज में कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे हम, उनके केमिकल नेम, उनका क्लासिफिकेशन कैटेगरी का, केमिकल स्ट्रक्चर, उनका यूजेस, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, और साथ में किस नाम से वो मार्केट में अवेलेबल है और किस किस तरीके की टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, तो वो हमें यहाँ पढ़ना है। सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, और इसमें पहला सब क्लास है एनेस्थेटिक्स या एनेस्थीसियाज, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। डी फार्मा के जो बच्चे होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, उन्हें फटाफट रिजल्ट चाहिए, उन्हें ज्ञान लेने से कम मतलब होता पास होने से ज़्यादा, जबकि होना उल्टा चाहिए। आप कम्युनिटी फार्मेसी में डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तभी चल पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। सबसे पहले तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आपको HAP कैसे पढ़ाई गई है, कौन ने पढ़ाई है। मैंने अब तक नहीं पढ़ाई है, इसलिए मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। नाम है सेंट्रल और नर्वस सिस्टम, यानी कुछ सेंटर, बॉडी का सेंटर क्या है, ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, और ब्रेन ही है जो कि सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सबके ऊपर कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS रिसीव्स थाउजेंड ऑफ सेंसरी इनपुट्स। PNS जो है या CNS जो है, पहले तो इसको क्लियर, CNS में आता है ब्रेन और बैकबोन, और PNS में आती है बाकी पूरी बॉडी में घूमी हुई नर्वस सिस्टम। मैं चल रहा हूँ, एक हवा का हल्का सा झोंका चल रहा है, मेरे हाथ पे वो टच हो रहा है, वो सेंस कर रही हैं PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स, और वो भेजती हैं हमारे ब्रेन को। और ब्रेन को क्या करता है ब्रेन, हवा चल रही है, चलने दो भैया, नॉर्मल हवा है, सेंस हो रहा है। 99% ऐसी चीज़ों को वो डिस्कार्ड कर देता है, लेकिन 1% अभी अचानक से पानी बरसने लगे थे, तो क्या होगा, ब्रेन तुरंत कहेगा भाई दूर हो जाओ, छाया में हो जाओ, नीचे भाग जाओ। जी हाँ, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो। तो 1% चीज़ों को, इम्पोर्टेंट को वो रखता है। द CNS कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड यानी बैकबोन, एंड द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कंटेन्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नर्व्स। और सबसे ज़्यादा यही नर्व्स कनेक्ट होती हैं, या यहीं सारी नर्व्स हैं, इन दो पार्ट में, और ये दो में जिसकी बैकबोन यानी स्पाइनल कॉर्ड निपट जाए वो पैरालाइज्ड हो जाता है, और जिसका ब्रेन खत्म हो जाए वो ब्रेन डेड, ज़ॉम्बी। ठीक। द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रा की यानी रीढ़ की हड्डी की जो बोन होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड द बोन ऑफ द स्कल, और स्कल की बोन्स भी सेम ब्रेन के केस में होती हैं, विच आर कोरेगेटेड मच लाइक एन एग कार्टन एंड सब टू एब्जॉर्ब इम्पैक्ट प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो कि कुछ अंडे की तरह बिहेव करती हैं। अंडे में भी ऊपर एक परत होती है जो अंडे को बाहरी टकराव से, बाहरी चीज़ों से बचाती है। तो ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा रखा है, इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन समटाइम्स मेक इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट रिएक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर पेशेंट टू अ गिवन ड्रग। हम जो है आज तक कभी भी ब्रेन को पूरा नहीं पढ़ते, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ब्रेन, और उस पर जो चीज़ें असर करती हैं उन्हें समझना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स। फिर भी एक चर्चा करेंगे एनेस्थेटिक्स या जनरल एनेस्थेटिक्स। अब भैया जब सारी चीज़ें यहीं से शुरू हुई कि
जब ब्रेन इतना तक सेंस कर ले रहा था, या नर्वस इतना तक सेंस कर ले रहा था कि हवा चल रही है, वो हवा भी सेंस हुई। जब आप ऑपरेशन के लिए जाएंगे, जी हाँ, सबसे प्राइमरी जो एनेस्थेटिक्स का ऑब्जेक्ट है वो ऑपरेशन के टाइम का है, वो चेकिंग के टाइम का है। शून्य करना, सरल भाषा में बोलते हैं शून्य करना। तो भैया जब शून्य करोगे तब पेन नहीं होगी। नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देना कि वो सेंस ना कर पाए, क्योंकि हमें ऑपरेशन करना है, बहुत दर्द होगा, पेशेंट भागेगा, पेशेंट दर्द से ही मर जाएगा, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया को बनाया गया। अब एनेस्थीसिया दो तरह के हैं, जनरल जिसका मैंने नाम लिया, और दूसरा है लोकल एनेस्थीसिया। अगर आपका दांत उखाड़ना है, बुंदेलखंडी शुद्ध भाषा में बोले, दांत निकालना है, दांत उखाड़ना है, तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। उस पार्टिकुलर एरिया को, केवल मुंह को सुन्न किया जाता है, या उस दांत के आसपास के जबड़े को, बस। ठीक है, यानी छोटा ऑपरेशन है, माइन्यूट ऑपरेशन है, तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और अगर पूरी बॉडी पे बड़ा ऑपरेशन करना है तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया इज अ स्टेट वेयर नो मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू व्हाट शुड बी पेनफुल, जहाँ आपको दर्द का पूरी बॉडी में कहीं एहसास नहीं होगा। जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस। इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, रिवर्सिबल लॉस, जो आपके MCQ के लिए बेटर है। जनरल एनेस्थीसिया रिवर्सिबल लॉस कॉज करता है, यानी कुछ घंटे के बाद, कुछ समय के बाद दर्द होगा। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, सारी की सारी सेंसेशन, टच, जो भी सेंस आप कर सकते हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, टेस्ट, टच और ऑर्डर, सारी चीज़ें। कॉन्शियसनेस का मतलब आपको बिल्कुल नींद जैसी फील, क्योंकि इनिबिशन हो गया आपके ब्रेन का। जनरल एनेस्थेटिक्स ब्रिंग अबाउट डिसेंडिंग डिप्रेशन ऑफ CNS। डिप्रेशन का मतलब बिल्कुल डाउन कर दिया CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्टार्टिंग फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, द सेरिब्रम एंड फाइनली स्पाइनल कॉर्ड। ये 3-4 पार्ट हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जनरल एनेस्थीसियाज आर, ये आपके MCQs में एक बार फिर से आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, MCQ की तैयारी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम जब आप दे रहे होंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप तब पढ़ें। आज से अगर पढ़ते चलेंगे तो आसान होगा। तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, स्पेशली पेन, स्लीप, नींद आ जाती है, एमनीशिया आ जाता है, इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, बिल्कुल रिलैक्सेशन आ जाएगा। इमोबिलिटी का मतलब बिल्कुल चलना फिरना, हिलना डुलना सब बंद। एबॉलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, ये सोमैटिक और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस, ये एक पॉइंट ऐसा है जिसको फ़िलहाल आप छोड़ दीजिए, इसको मैं कोलॉजी में आपको पढ़ाऊँगा बाद में। और अगर आप HAP पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करने निकल जाऊंगा तो फिर टॉपिक से बहुत आगे हो चला जाऊंगा। दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशंस टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस एंड देयर फॉर एबॉलिश द सेंसेशन ऑफ द पेन, जो मैंने पहले बताया कि ऑपरेशन के समय इसको यूज़ करते हैं। देखिए भैया, 8 मिनट का वीडियो हो गया और अब तक हम अपने मेन केमिस्ट्री वाले पार्ट को शुरू नहीं कर पाए। हमें अभी कुछ स्टेजेस की चर्चा भी करनी है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर CNS पे कोई ड्रग काम कर रही है तो कैसे कर रही है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ब्रेन कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स से ही मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म ही आपको आनी चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया के 3 स्टेजेस हैं। पहला है एनाल्जेसिया, दर्द बंद करेगा। दूसरा है एक्साइटमेंट, द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट इज कैरेक्टराइज बाय एजिटेशन एंड डेलीरियम। During this stage, salivation may be copious, heart rate and respiration may be irregular. Induction agents are designed to move the patient through this undesirable stage quickly. और last one is सर्जिकल एनेस्थीसिया। दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन्स। तो भैया ये चर्चाएं कुछ टॉपर वाले बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा आप अगर पास होने के पर्पज से पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए, और अगर टॉप मानने या डॉक्टर्स के साथ कभी उठा बैठक कंधे से कंधा मिला के चलने के हिसाब से पढ़ते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं मेन हमारे केमिस्ट्री के मुद्दे पर, जो आपके रिटन एग्ज़ाम में आना है आपके सामने। लेकिन जब आप MCQ दे रहे होंगे, एग्जिट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब ये आपके काम का कम है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स की बात करें तो भैया मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, तो मैं आपको लोकल जनरल के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं करूँगा, वो कोलॉजी वाला करेगा, या जब मैं कोलॉजी पढ़ाऊँगा तब करेगा। फ़िलहाल मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, और इसीलिए कोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री के बेसिस पे भी क्लासीफाई करूँगा। और केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में एक ही अंतर होता है कि आपको स्ट्रक्चर भी बनाने होते हैं मेन कंपाउंड्स के। ठीक, इनमें से कुछ कंपाउंड्स तो भैया आपके सिलेबस में ही होंगे, जैसे पहले नंबर पे हेलोथीन, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर स्टार लगा है। और जो जिन जिन कंपाउंड्स पे आपके सिलेबस पे स्टार लगा है उनका आपको नेम और स्ट्रक्चर दोनों होना चाहिए। तो यहाँ फार्मूला भी है,
नेम भी है और स्ट्रक्चर भी है हैलोथिन का। इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ऐसे एनेस्थेटिक्स जिन्हें इनहेल किया जाता है, नाक के माध्यम से सूंघा जाता है शुद्ध बुंदेलखंडी, उसके अंदर ये क्लास है हैलोथिन, मिथॉक्सीफ्लोरेन क्लास, मतलब केमिकल रिएजेंट्स, आइसोफ्लोरेन, और ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर्स का भैया मैं कुछ नहीं कर सकता फ़िलहाल, तो थोड़ा बहुत जो ट्रिक मुझे आती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कभी अंडर ब्रिज कभी ओवर ब्रिज का एग्जाम्पल देकर। आगे आइए, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स का जिक्र बार बार आपके फ़िलहाल की ज़िंदगी में आता है। बारबिचुरेट वो ड्रग हैं जो डिप्रेशन कॉज करती हैं ब्रेन का, और यहाँ भी हमें वही करनी है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बहुत कम समय के लिए। तो भैया पहली ड्रग है मीथोहेक्सिटल सोडियम, तो क्लास याद रखिए और केमिस्ट्री यानी उस केमिकल का नाम, और जो स्टार लगा है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ना। तो ये भयानक सराक्ष जैसा स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और लास्ट वन इज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, दैट इज कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। शायद ये ड्रग भी पढ़नी है, इसका स्ट्रक्चर शायद आपको नहीं पढ़ना, तो देख लीजिए 2-3 बना देंगे, स्ट्रक्चर उतने काफ़ी होंगे। शुरू करते हैं थियोपेंटल सोडियम से। तो भैया ये रहा सामने थियोपेंटल सोडियम का स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C11H17N2 सोडियम Na O2S, और भैया स्ट्रक्चर रहा ये आपके सामने। स्ट्रक्चर का मुझे फ़िलहाल तो मुझे क्या, कोई भी प्रोफेसर शायद आपको ट्रिक नहीं बता सकता। केमिकल नेम से ज़रूर आप कंपेयर कर सकते हैं, 5-इथाइल 5,1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 थियायो बारबिचुरेट सोडियम। ठीक, तो आपको बारबिचुरेट रिंग के बारे में जानकारी लेनी होगी इसके लिए, और बाकी स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे वो आप देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में केवल स्ट्रक्चर ही क्रूशियल है, बाकी सब यूजेस की बात कर लेते हैं। तो इसको आईवी रूट से देते हैं, जनरली ज़्यादातर एनेस्थेटिक्स आईवी रूट से ही देते हैं। आईवी रूट मतलब डायरेक्टली इनटू द वेन्स, और वेन्स में क्या होता है, ब्लड, और ब्लड इमीडिएटली पूरे में फैलता है और एनेस्थेसाइज यानी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और बहुत जल्दी अपनी बायोअवेलेबिलिटी भी देता है और जल्दी एक्सक्रीट आउट देता है, क्योंकि ब्लड तो बहुत तेज़ी से घूम रहा, वो किडनी में भी जा रहा, वो हार्ट में भी जा रहा, तो सबको एनेस्थेसाइज भी करेगा और किडनी के माध्यम से बाहर भी निकल जाएगा, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन विथ व्हेन गिवन बाय रेक्टल रूट। कभी कभी इसको सपोजिटरी के थ्रू रेक्टल रूट से भी देते हैं, एनल रूट से भी देते हैं, सस्पेंशन या सपोजिटरी के फॉर्म में। इट इज़ यूज्ड एज बेसल एनेस्थेटिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंटी कन्वल्सेंट, यानी इसको नींद के लिए भी यूज़ करते हैं। सेडेशन और हिप्नोशन जो है वो नींद कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं, और आपका अगली क्लास शायद इसी की होगी, सेडेशन और हिप्नेशन की, या सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की, और एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर भी, यानी एपिलेप्सी का पेशेंट जिसको कंटिन्यूसली दौरे पड़ रहे हैं, शुद्ध बुंदेलखंडी में बात करूँ, उसको भी कुछ देर के लिए सुलाने के लिए ये ड्रग देते हैं, या सही करने के लिए ड्रग। स्टोरेज और स्टेबिलिटी ये भी आपको पढ़नी है भैया, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो थियोपेंटल जो है वो 6 दिन तक स्टेबल और स्टेराइल रहती है 22 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन गर्मी चल रही है और झांसी का टेम्परेचर 37-38 चल रहा है, तो आपको इसके लिए फ्रिज थोड़ा सा ठीक रखना होगा। मैं झांसी से हूँ और उत्तर प्रदेश के कई रीजन्स में ऐसा टेम्परेचर मेंटेन है। 45 डेज पे लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पे 45 दिन तक रखी रहेगी, विथ अ लॉस इन पोटेंशियल ऑफ लेस देन 7%, और 7% से कम की पोटेंशियल पर ये काम करेगी। अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि 7% तो ये खर्च हुई ना, तो क्या हम इसे एक्सपायर नहीं कर सकते? तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, तो आपके लिए एक छोटा सा नोट छोड़ जाता हूँ, एक छोटा सा सवाल छोड़ जाता हूँ कि हम किसी ड्रग को एक्सपायर कब बोलते हैं, कितने % लॉस पे बोलते हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर पर, जहाँ भी आप बताना चाहें, एज अ टास्क। और ये करेंगे तो आपके लिए बेटर है, नहीं करेंगे तो भैया मुझे कुछ थोड़ी है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो इंजेक्शन, सॉल्यूशन और सपोजिटरी फॉर्म में ये अवेलेबल है, यानी इंजेक्शन भी है, सॉल्यूशन भी है, सपोजिटरी भी है, तीनों के यूजेस मैं बता चुका हूँ। ब्रांड्स की बात करें तो थियोपेंटल था, थाइपेन नाम से है, एनेस्थल नाम से है, पेंटोथल नाम से और थायोसल नाम से। डोज की बात करें तो 100 mg से 150 mg, आईवी है 10 से 15 सेकंड के लिए एडल्ट्स। अब 10 से 15 सेकंड का मतलब जब पेशेंट एडमिट होता है तब उसका ऑपरेशन, तो जब एडमिट होता था बोतल चढ़ रही होती है, इन्फ्यूज़न हो रहा होता है, तो उस दौरान ये 10 से 15 सेकंड के लिए देते हैं। नॉर्मली एज अ 2.5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन एंड फॉर चिल्ड्रन, और वो जो सॉल्यूशन होता है वो 2.5% वेट बाई वॉल्यूम होता है। 2.5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब 2.5 ग्राम 1000 ml में मिलाएंगे तो 2.5 ग्राम 100 ml में मिलाएंगे तो 2.5% वेट बाई वॉल्यूम। एंड फॉर चिल्ड्रन 2 से 7 mg पर kg बॉडी वेट। तो भैया बच्चा है तो 1.5 किलो का है, तो देख लो फिर 2 से 7 mg पर kg में क्या आ रहा है,
IV over 10 to 15 seconds सेम नॉर्मली एज अ 2.5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने की मैं कोशिश करता हूँ आपको, जिससे ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी पता हों और सामने भी हो। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जिसकी मैं कह रहा था कि नहीं पढ़ना है, उसका भी भैया स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर आपके सामने। 2 रिंग्स हैं, एक रिंग में बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यानी वो बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन है, और उसमें डबल बॉन्ड O जोड़ा है। और उसकी दूसरी जस्ट बगल वाली पोजीशन पे NH-CH3 सिंगल बॉन्ड एक बेंजीन और क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन जुड़ी हुई है। बस खत्म। केमिकल नेम है 2,2 क्लोरफिनाइल 2 मिथाइल अमाइनो। व्हाट इज मिथाइल अमाइनो? तो CH3 इज मिथाइल और NHH अमाइनो। साइक्लोपेंटेन और डबल बॉन्ड O यानी कीटोन ग्रुप है, तो साइक्लोपेंटेनोन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड के साथ ये सॉल्ट बना। आ गया ये यूजर्स की बात करें तो ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक क्लास में पड़ी थी, तो वही है भैया। हेलुसिनेशन इस प्रोड्यूस अनप्लीजेंट हेलुसिनेशन, मतलब उसको समझ नहीं आएगा पेशेंट को। आपने कभी कभी देखा हो हॉस्पिटल्स में कि जो पेशेंट ऑपरेशन होकर आता है वो कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहा होता है, उल्टी सीधी कुछ भी बकने लगता है। दैट इज़ अनप्लीजेंट हेलुसिनेशन, वो कहीं खो जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और उसको आसपास के इन्वायरमेंट से कोई नहीं मिले। और यही तो हमारा टारगेट था कि जो उसके साथ हो रहा है वो उसे पता ना लगे। इट इज़ अ रैपिडली एक्टिंग नॉन बार्बिचुरेट जनरल एनेस्थेटिक्स। वो बार्बिचुरेट थी जो पहली पढ़े थे, थियोपेंटल सोडियम, ये नॉन बार्बिचुरेट है। जनरल एनेस्थेटिक्स है यानी पूरी बॉडी पे काम करेगा। दैट प्रोड्यूस एनेस्थीसिया एंड इज कैरेक्टराइज बाई प्रोफाउंड एनाल्जेसिस या एनाल्जेसिया। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो कीटामाइन का सॉल्यूशन जो है वो केमिकली स्टेबल है फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 7 से 180 दिन व्हेन स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। 4 से 25 के बीच में रखोगे तो 6 महीने तक बड़े आराम से रखा रहेगा। फॉर्मुलेशन केवल इंजेक्शन फॉर्म में है। और ब्रांड्स की बात करें तो भैया एनेकेट, एनकेट, अनकेट्स करके याद कर लो, जीबी कैट, चूँकि कीटामाइन नाम था इसका इसलिए कैट कैट करके जितने भी ब्रांड्स हैं वो इसके। तो MCQ में ये थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। डोज की बात करें तो 2 mg पर kg या 1 mg पर LB, जैसा भी आप जो भी यूनिट आप फिजिक्स की यूज़ कर रहे हैं बॉडी वेट के लिए। यूजुअली प्रोड्यूस सर्जिकल एनेस्थीसिया विद इन 30 सेकंड्स आफ्टर इंजेक्शन। तो 30 सेकंड पहले आपको इंजेक्शन ये देना है और 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद ऑपरेशन चालू कर देना है। आगे आइए प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल का स्ट्रक्चर भैया आपको पढ़ना नहीं है, तो भैया सबसे बच गए, केमिकल नेम से भी शायद बच गए, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें इस टाइप का लिखा हुआ है कि केमिकल नेम कॉमा केमिकल स्ट्रक्चर ओनली ऑफ दूस जो कि स्टार से मार्क्ड हैं। तो भैया अगर बाई चांस आ जाता है तो हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं छोड़ने के लिए भी, तो हम उन्हें अवॉइड करेंगे, केवल उनका पढ़ेंगे जिनके स्टार हैं। तो भैया उनके केमिकल नेम से कभी स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और कभी स्ट्रक्चर से नहीं। प्रोपोफॉल की बात करते हैं। प्रोपोफॉल जो है वो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज पेरेंट्रल है। पेरेंट्रल का मतलब इंजेक्शन फॉर्म। इट इज़ रैपिड ऑनसेट एंड रिवर्सिबल ऑफ एक्शन। रिवर्सल यानी थोड़ी देर बाद सब सही हो जाएगा। एंड ये दिया जाता है ICU में फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोमा। इट इंड्यूस द सेडेशन एंड हिप्नोसिस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, यानी नींद आती है। प्रोपोफॉल फैसिलिटेट्स इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मीडिएट गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या है इसकी बाद में चर्चा करेंगे, इतनी डी फार्मा लेवल पे ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम जान लीजिए कि भैया गाबा का फुल फॉर्म क्या, क्योंकि ये भी MCQ एग्जाम में आ सकता है और 2 नंबर या 1 नंबर में आपके रिटर्न एग्जाम में भी आ सकता है। स्टोरेज और स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रोपोफॉल जो है वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में जाता है, यानी ऑक्सीजन अगर उसे मिलेगा तो वो डिग्रेडेड यानी ख़राब हो जाएगा। तो इसको एक ऐसे कंटेनर में पैक करते हैं जहाँ नाइट्रोजन भरी हो और 4 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग एक क्लास के लिए आपको एक स्टोरेज कंडीशन देखनी होती है और सब पे वो चला सकते हैं आप, जब तक MCQ में है। रिटर्न में ये चला सकते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करें इंजेक्शन फॉर्म में है, और ब्रांड की बात करें तो सेलोफॉन, डिप्रीवन इंजेक्शन, हिप्रो, नैरोप्रोफॉल इन नामों से आता है। शायद डिप्रीवन का आपने नाम भी सुना हो। डोज की बात करें तो 0.5 to 1 mg प्रोपोफॉल पर kg बॉडी वेट ओवर 1 to 5 मिनट्स फॉर ऑनसेट ऑफ सेडेशन। 1 से 5 मिनट तक इसको देना। ये हुई आपकी जनरल एनेस्थीसिया की बात और पहली क्लास की बात। 3 ड्रग्स थी और काफ़ी ब्रीफ में काफ़ी अच्छे से CNS के बारे में बताते, और ये जो आते हैं मैंने यहाँ CNS के बारे में बताई हैं, ये अब आने वाली हर 3-4 क्लास में आपको याद रखनी है, क्योंकि वहाँ आपको फ़ायदा होगा, साथ में कोलॉजी और HAP में फ़ायदा। ठीक, तो अगर आपने वो सब सुना है, पढ़ा है, तो आपको बहुत बेहतरीन है, और नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लो। 20 मिनट का लगभग ये वीडियो हो चला है। मैं चला अब
बाय बाय, टाटा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।